हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट कंपनी लॉ। और ये प्लेलिस्ट आने वाली है बीकॉम और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, जिसका कोड है 401 और इसके कंटेंट है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन से। सबसे पहला चैप्टर हमारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। इसमें क्या दे रखा है हमारा, इवेल्युएशन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, देखते हैं। द कंपनीज एक्ट 1956 वाज द फर्स्ट कंपैरेटिव लॉ गवर्निंग कंपनीज इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इट्स इवेल्यूशन कैन बी ट्रेस्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। यानी कि हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कंपनीज एक्ट 1956। तो यहाँ पे क्या होता है, प्री इंडिपेंडेंस एरा होता है, एक होता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स। यानी कि जिस टाइम हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था उससे पहले कौन सा लॉ चलता था और उसके बाद कौन से रिफॉर्म्स आए थे। हमारे इंडिया को आज़ाद होने से पहले यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस एरा था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था क्या, कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड कॉर्पोरेट लॉज इन इंडिया बेस्ड ऑन इंग्लिश कंपनी लॉ। यानी कि सबसे पहले जब अंग्रेज़ों का राज चलता था हमारे इंडिया में तो क्या होता था, हमारे खुद के लॉज तो थे ही नहीं। तो जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने अपना ही एक इंग्लिश कंपनी लॉ उठाया और इंडिया में एप्लीकेबल करा दिया। इंडियन कंपनीज एक्ट 1850, 1882 एंड 1913 रेगुलेटेड कंपनीज अफेयर्स बिफोर 1956। यानी कि 1956 से पहले कौन कौन से लॉज चलते थे, इंडियन कंपनीज एक्ट 1850, 82 और 1913। अब क्या हुआ, जब ये ब्रिटिशर्स से हम आज़ाद हो गए, हमारा इंडिया आज़ाद हो गया, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स आए और उसमें क्या करा हमने, एक कंपनी लॉ बनाया अपने अकॉर्डिंग। यानी कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी नीड्स है, किस टाइप की नीड्स है और किस अकॉर्डिंग हमारे लॉ होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म में क्या पढ़ा, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट सॉट टू एस्टैब्लिश अ कंपनी लॉ सिचुएटेड टू द कंट्रीज नीड। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारी कंट्री को क्या नीड है और किस अकॉर्डिंग हमारे लॉ होने चाहिए। The Bhabha Committee 1950 recommended the replacement of the Companies Act 1913 with ए न्यू लॉ। यानी कि यहाँ पे हमारा लास्ट लॉ जो कौन सा था, 1930। और इस कमेटी ने डिसाइड किया कि इस 1930 को हटा के हम क्या लेकर आएंगे, अपना एक नया कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद हमारा आया इनएक्टमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। यानी कि किस तरीके से हमारे इंडिया में आया, किस तरीके से इसको इन्फोर्स किया गया। तो सबसे पहले केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 1956। ये लॉ हमारा कब से इस्टेब्लिश हुआ, यानी कि कब से इफेक्ट में आया, कब से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने स्टार्ट हुए, 1 अप्रैल 1956 से। provided a comparative framework for the incorporation, regulation and dissolution of the companies। ये एक्ट हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी कंपनीज को, किस तरीके की रेगुलेशंस कंपनी के अंदर काम किस तरीके से होगा और किस तरीके से हम अपनी कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या दिखा, रिमेन इन फोर्स अंटिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। आज के प्रेजेंट टाइम में हमारा कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि इस एक्ट को भी रिप्लेस कर दिया गया, किससे, कंपनीज एक्ट 2013 से। क्लियर। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी होती क्या है, हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा हमने, फिर हमें पता चला आज के प्रेजेंट टाइम में कौन सा कंपनीज एक्ट चल रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन ये कंपनी होता क्या है, अब इसे देखते हैं। मीनिंग ऑफ अ कंपनी, a company is a legal entity formed by a group of individuals engaged in a business और commercial activities। यानी कि कोई ऐसा एरिया जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, बैठते हैं और काम करते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज से रिलेटेड, जहाँ पे हम काम करें पैसा कमाने के लिए। इट इज़ गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 1956। ये हमने कहाँ देखा, ये कौन से एक्ट में लिखी है ये डेफिनेशन, कंपनीज एक्ट 1956 में। एंड एंजॉयज सेपरेट लीगल स्टेटस फ्रॉम इट्स ओनर। कंपनी हमेशा अपने ओनर से अलग होती है। जब हम कोई कंपनी बना रहे हैं तो हम देखते हैं कि इस कंपनी का कोई ओनर रहा होगा, यानी कि जिसने इस कंपनी को बनाया है। अब ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी कभी भी इस ओनर के नाम से नहीं जानी चाहिए कि इस ओनर ने इस कंपनी को बनाया। इसकी एक अलग एग्जिस्टेंस रहेगी इसके खुद के ओन नेम पर। यहाँ पे क्या लिखा है, एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस फ्रॉम इट्स ओनर। उसका एक अलग सेपरेट स्टेटस रहेगा अपने ओनर से।
अब यहाँ देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। पहला क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी हमने क्या बताया था कि ओनर अलग होगा और कंपनी अलग होगी। यहाँ क्या दे रखा है, ये कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड कैन ओन प्रॉपर्टी, स्यू और टू बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। यानी कि अपने नाम पर वो ज़मीन खरीद सकती है, ये रहा कैन ओन प्रॉपर्टी, किसी को स्यू भी कर सकती है और किसी से स्यू भी हो सकती है अपने ही नाम पर। यानी कि कंपनी का अगर किसी से केस चल रहा है तो कंपनी किसी के ऊपर केस कर भी सकती है और कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर भी सकता है। यहाँ पे ओनर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ पे जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, केस लड़ा भी जाएगा तो सिर्फ कंपनी के नाम पर। नेक्स्ट क्या है हमारा, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या दे रखा होता है, शेयर होल्डर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे इन्वेस्ट। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब हमने अपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा होगा शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। उसमें क्या होता था कि कुछ शेयर होल्डर शेयर्स खरीदते थे और उनकी एक अमाउंट पे करनी होती थी हमें, तो वो कॉल्स में जाती थी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो लिमिटेड लायबिलिटी है ये वही बता रहा है कि शेयर होल्डर्स कितनी अमाउंट के लिए लिमिटेड है, कि उन्हें जितना अमाउंट पे करना है, जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करा है ना उस कंपनी में, सिर्फ वो उतने ही अमाउंट के लिए लायबल रह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। एक कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ इट्स ओनर और शेयर होल्डर्स चेंज। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कंपनी चलती रहेगी चाहे उसके ओनर्स या फिर शेयर होल्डर्स कितने ही बदल जाएं। अब शेयर होल्डर्स का क्या होता है, आज हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे, किसी के सेल आउट कर दिए, तो हम क्या होता है, शेयर होल्डर्स कभी किसी कंपनी के होते हैं, किसी के नहीं होते, तो हमारे आने या जाने से कंपनी की वर्किंग कभी नहीं रुकती है, वो कंटिन्यू रहती है और एग्जिस्ट करती है चाहे उसके ओनर हो या ना हो। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड, यानी कि एक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी कि आज मैंने परचेज कर दिए, फिर मैंने सेल आउट कर दिया, किसी और ने परचेज कर लिया, फ्रीली ट्रांसफरेबल थे। लेकिन एक्सेप्ट इन प्राइवेट कंपनीज, हमेशा याद रखने वाली बात होती है, प्राइवेट कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और वो ईजिली ट्रांसफर नहीं किए जाते। कॉमन सील। अर्लियर कंपनी यूज अ कॉमन सील फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बट इट इज नाउ ऑप्शनल। ये कॉमन सील होती है एक तरीके की स्टैंप, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है और उस पर एक स्टैंप लग गया किसी कंपनी के नाम का, उसे बोलते हैं हम कॉमन सील। पहले क्या होता था, पहले कंपलसरी थी किस चीज़ के लिए, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे ना कंपनी के, उसके लिए ऑफिशियल थी कि ये कॉमन सील लगनी ज़रूरी ही है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ये ऑप्शनल कर दी गई है, हम इसे यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, एक कंपनी हैज़ लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बट एग्जिस्ट ओनली इन लॉ। यानी कि कंपनी के पास लीगल राइट्स भी हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं, लेकिन वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है लॉ के अकॉर्डिंग। फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, एक कंपनी है, उसके अंदर काम हो रहे हैं, लीगली मतलब उसके पास लीगल राइट्स हैं, किसी को स्यू कर सकती है, टू बी स्यूड है, और प्रॉपर्टी ओन कर सकती है अपने नाम पर, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग, सिर्फ लॉ के ही अकॉर्डिंग वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, मैनेज बाय द डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स नॉट डायरेक्टली बाय शेयर होल्डर्स। कंपनी के जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन लेता है, या तो वो डायरेक्टर्स लेते हैं या उसके ऑफिसर्स लेते हैं। शेयर होल्डर्स को इतनी पावर नहीं होती कि वो कंपनी में डायरेक्ट अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं और डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें। शेयर होल्डर्स का एक प्रॉपर अलग फॉर्मेट होता है जहाँ पे एक मीटिंग हेल्ड होती है और उसमें शेयर होल्डर्स के वोट्स लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम होता है। लेकिन मेन जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, डायरेक्टर्स की और कंपनी के ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। यानी कि 1956 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन क्या होनी है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी सेम वही डेफिनेशन होनी है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 डिफाइंस अ कंपनीज एज, यानी कि कंपनी क्या होती है, एक कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सिंपल सी बात है, या तो वो कंपनी कोई भी कंपनी हो वो रजिस्टर हो इस एक्ट में 1956 में, या उससे पहले जितने भी हमने ईयर पढ़े थे ना, इंडियन कंपनीज एक्ट 1850, 1882 एंड 1930, अगर इन तीनों किसी भी कंपनीज एक्ट में कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है तो और इस ईयर में भी होती है तो हम उसे कंपनी मानेंगे। सिर्फ इतनी सी ही बात है इस डेफिनेशन में, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में कोई भी कंपनी रजिस्टर है या फिर इस वाले एक्ट में रजिस्टर है तो हम उसे क्या मानेंगे, कंपनी। सिंपल सी डेफिनेशन थी। थस ए कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड मस्ट हैव अ लीगल आइडेंटिटी। और हमेशा वही सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वाली बात कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रहेगी अपने मेंबर्स से। मेंबर्स अलग हैं लेकिन उसकी लीगल आइडेंटिटी वो अलग है।
नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने टाइप की कंपनीज होती हैं हमारी। सबसे पहले अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। एक कंपनी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कितने टाइप्स की कंपनी हो सकती है, उसके वेरियस क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है, बेस्ड ऑन लायबिलिटी। हम लायबिलिटी की बेसिस पे देखते हैं कि कंपनी के किस तरीके से टाइप्स हैं। यानी कि पहला टाइप हो जाएगा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड, यानी कि लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड रहेगी टू द अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। अगेन हमने क्या पढ़ा था शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, अगर हम 11th-12th वाली क्लास में चले जाएं वापस से, तो वहाँ पे क्या होता था, हम फर्स्ट कॉल देते थे, सेकंड कॉल देते थे, थर्ड कॉल देते थे, और लास्ट में अगर हमारे पास फोर्थ कॉल और फिफ्थ कॉल होती थी तो हम क्या करते थे, हमारा अमाउंट अनपेड होता था कि हमने फोर्थ और फिफ्थ कॉल की अमाउंट नहीं दी, तो हम किस अमाउंट के लिए लाइबल है, फोर्थ और फिफ्थ कॉल के लिए। तो सेम यहाँ पे क्या दे रखा है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैसे है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो लिमिटेड रहेगी। यानी कि अगर @10 पर शेयर है ना, और हमने 2 कॉल्स नहीं दी और 2 पर रुपीज़ की, तो 4 रुपीज़ हम अनपेड अमाउंट उसके लिए लायबल रहेंगे, हम सिर्फ हमें 4 रुपीज़ के लिए। क्लियर। नेक्स्ट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट, दे एग्री टू कंट्रीब्यूट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जब लिक्विडेशन की बात होती है, लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उस टाइम जो अमाउंट होती है ना मेंबर्स के ऊपर, वो लिमिटेड होती है। यानी कि जो मेंबर्स होते हैं वो बोल देते हैं कि ठीक है, अगर कंपनी इन केस कभी भी लिक्विडेट होती है तो हम एक स्पेसिफिक अमाउंट बोल देते हैं, जैसे 1,50,000 हम इतना पे करेंगे, तो हम इतने के लिए लायबल हो जाएंगे। हमने गारंटी दी है कि कभी भी लिक्विडेशन वाला केस आता है तो हमें इतनी अमाउंट पे करनी ही करनी है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गई, यानी कि मेंबर्स ने गारंटी दी है। हर मेंबर अपनी अपनी अलग अलग अमाउंट डिसाइड कर सकता है कि उसे किस अमाउंट पे गारंटी देनी है, तो क्या सिर्फ उतनी ही अमाउंट के लिए वो गारंटी के लिए आ जाएंगे। अब होता है हमारा अनलिमिटेड कंपनी। नो लिमिट ऑन मेंबर्स लायबिलिटी, दे आर पर्सनली लायबल फॉर डेट्स। यानी कि जिस टाइम अनलिमिटेड कंपनी जो होती है, मेंबर्स के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं रहती कि भाई कोई लिमिट नहीं है लायबिलिटी की। यानी कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो हमें क्या करना है कि अगर जब तक पैसा पूरा हम पे नहीं कर देते अपने क्रेडिटर्स को, ट्रेड पेबल्स को, या फिर कोई भी डेट है हमारे ऊपर, तो मेंबर्स की पर्सनल जो सामान होते हैं उनको भी बेच कर क्या होता है, कंपनी पैसा पे करती है अपने डेटर्स को। नेक्स्ट बेसिस क्या होता है, बेस्ड ऑन मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं वो डिसाइड करता है कि हमारी कंपनी किस टाइप की है। जैसे एक होता है हमारा प्राइवेट कंपनी और नेक्स्ट होता है हमारा पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 2 मेंबर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी अगर हमें बनानी है तो कम से कम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए हमारी कंपनी में, एंड मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स, और 50 मेंबर्स से ज़्यादा हम अपनी प्राइवेट कंपनी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्या देखा है, रिस्ट्रिक्ट शेयर ट्रांसफ़र, यानी कि हम शेयर्स कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अभी हमने पढ़ा था, हम पब्लिक कंपनी में क्या होता है, फ्री ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है, और प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे, एंड कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में कभी भी हम पब्लिक को इनवाइट नहीं करते कि आप सब्सक्राइब करो हमारे शेयर्स के लिए। नेक्स्ट पब्लिक कंपनी क्या होता है, हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स, यानी कि पब्लिक कंपनी जब भी बनेगी, इनकॉर्पोरेशन होगा पब्लिक कंपनी का, तो हमें मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, 7 मेंबर्स, विद नो अपर लिमिट एंड कैन इनवाइट द पब्लिक टू बाय शेयर्स। यानी कि कोई लिमिट नहीं होगी, अनलिमिटेड हम मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम 7 मेंबर से ही स्टार्ट होगी, और कोई लिमिट नहीं है। और कैन इन्वाइट, हम इन्वाइट कर सकते हैं पब्लिक को कि शेयर्स परचेज करें, और इन्वाइट कैसे होता है, IPO के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट क्या था, बेस्ड ऑन कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। ये दोनों वैसे बहुत बेसिक टर्म्स है, होल्डिंग और सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, एक कंपनी दैट कंट्रोल्स अनदर कंपनी, जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करे बाय ओनिंग ए मेजॉरिटी ऑफ इट्स शेयर्स। मेजॉरिटी क्या हो जाएगा, मोर देन 50%। अगर शेयर्स कोई कंपनी दूसरी कंपनी के ओन करती है तो वो क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडरी क्या हो जाएगी, कंपनी कंट्रोल बाय होल्डिंग कंपनी, यानी कि जो होल्डिंग कंपनी किसी और को होल्ड करती है तो वो हो जाएगी सब्सिडरी और वो हो जाएगी होल्डिंग। क्लियर। अनदर टाइप्स क्या होते हैं, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनी। ये अपने आप में डिफाइन करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी, जिसमें सेंट्रल या स्टेट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट 51% ऑफ शेयर्स किसी और कंपनी के होल्ड कर लेगी तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। यानी कि किसी भी कंपनी में मोर देन 51% अगर किसी का शेयर है और वो गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, जो इनकॉर्पोरेट होती है आउटसाइड इंडिया, लेकिन बिजनेस कहाँ कंडक्ट कर रही है, वो हमारे इंडिया में।
फॉरेन कंपनी हमेशा जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी आउटसाइड इंडिया और कंडक्ट करेगी अपना बिजनेस इंडिया में, वो होती है हमारी फॉरेन कंपनीज। और प्रोड्यूसर कंपनीज कौन सी होती है? ये कंपनी फॉर्म्ड बाय फार्मर्स, आर्टिशियंस और प्रोड्यूसर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। मतलब कोई प्रोड्यूस करने वाली चीज़, फार्मर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए या प्रोड्यूसर्स हो गए, ये किस चीज़ के लिए? म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, तो उसे बोलते हैं हम प्रोड्यूसर कंपनी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड अदर एसोसिएशंस ऑफ पर्सन। डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस हमारा किस किस चीज़ में है? कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेट सोसाइटी, इन सब का डिफरेंस देखते हैं कि लीगल एंटिटी कैसी होती है कंपनी की? सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने पढ़ा था सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की हमेशा लीगल एंटिटी सेपरेट। पार्टनरशिप में क्या होता है? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप में 3 या 4 पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनमें कोई लीगल अलग से एंटिटी नहीं होती, क्योंकि वो पार्टनरशिप जानी किस चीज़ पे जाती है? पार्टनर्स के बेसिस पे। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एक अकेला बंदा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि इसमें मेंबर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, और ये जाना आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जाता है। लायबिलिटी कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड इसलिए होती है क्योंकि तीनों या चारों ये जितने भी XYZ पार्टनर्स होते हैं कंपनी में, उनके ऊपर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर कोई भी डेट आ जाता है तो उन तीनों को उस सारे डेट को पे ऑफ करना ही होता है, इसलिए वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो अकेला बंदा होता है और उसे सारे डेट्स पे करने ही होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड होती है। ओनरशिप कैसी होती है? कंपनी की ओनरशिप किसके पास जाती है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि सोल मतलब इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है, तो इंडिविजुअल के पास होगी ओनरशिप, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स के पास। मैनेजमेंट क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं कंपनी को। पार्टनरशिप में पार्टनर्स करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल ओनर होता है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक इलेक्टेड कमेटी, एक कमेटी बनाई जाती है जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑपरेट करती है। नेक्स्ट क्या आता है? ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कि कंपनी में क्या होता है? अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, इजी इन पब्लिक कंपनीज, यानी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं? इजी होते हैं। और पार्टनरशिप में रिस्ट्रिक्टेड होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता ही नहीं, क्योंकि सोल पर्सन है ना, तो इसलिए नॉट एप्लीकेबल, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिमिटेड। यहाँ पे रेगुलेटरी यानी कि कंपनीज के लिए कौन सा चलता है? कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि हम 1956 पढ़ रहे हैं, लेकिन इन प्रेजेंट क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी एक्ट नहीं है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है? प्रमोशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? एक आइडिया कंसीव करें, एक आइडिया आया हमें, बिजनेस आइडिया, एंड टेकिंग स्टेप्स टू फॉर्म अ कंपनी, और फिर हमने उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए, किस चीज़ के लिए? टू फॉर्म अ कंपनी। और इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ आइडिया, यानी कि हमने डिस्कवर करा, हमें एक आइडिया आया कि हमें किस तरीके से काम करना है। डिसाइडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या नेचर होने वाला है उस बिजनेस का। फीजिबिलिटी एनालिसिस, यानी कि चेकिंग लीगल, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल फीजिबिलिटी, हम कितनी ईजिली हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या लीगैलिटी होने वाली है, हमारे पास फाइनेंस है या नहीं है, हमारे पास टेक्निकली हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। असेंबलिंग रिसोर्सेज, यानी कि अरेंजिंग फंड्स, हमें फंड्स अरेंज करने हैं, हम कहाँ से लाएंगे, हमारा कितना डेट होने वाला है, कितनी हमारी कैपिटल है, हमें हमारा खुद का कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, मैन पावर कितनी है, और हमारे पास परमिशंस हैं या नहीं है। क्लियर? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हम जब भी कंपनी खोलते हैं तो हमारे 2 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इनको भी फाइल करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या आता है? अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, यानी कि जब भी हम अपनी कंपनी बना रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? हमें अपनी कंपनी का नाम डिसाइड करना होता है कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। तो हम इसके लिए क्या पढ़ते हैं? द प्रपोज कंपनी नेम मस्ट बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए, एंड नॉट सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कि कोई कंपनी खुल रही है और हम सेम उसी का नाम रख दें तो हमें कभी अलॉट ही नहीं होगा वो नाम। तो हमारा क्या ज़रूरी होता है कि एक तो हमारा नाम मस्ट बी यूनिक होना चाहिए, सबसे यूनिक नाम होना चाहिए, और वो सिमिलर नहीं होना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी एग्जिस्ट करती है उसके जैसा हम सेम नाम नहीं रख सकते। It should not violate trademark laws or include prohibited words like government of India, यानी कि
हम वायलेट नहीं कर सकते ट्रेडमार्क के रूल। ट्रेडमार्क के रूल में क्या आता है कि हम अपनी कंपनी के आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी कंपनी गवर्नमेंट नहीं होती ना। अगर गवर्नमेंट कंपनी होती है तो वो गवर्नमेंट खुद ही अलॉट कर देती है उसके लिए। द नेम इज़ अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि ROC डिसाइड करेगा कि आपको ये नाम अलॉट हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्लियर। अब आते हैं ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं प्रमोटर्स की हमारे। एक्ट इन गुड फेथ, मस्ट नॉट एंगेज इन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो हमारा प्रमोटर होगा ना, हम उस पर फेथ रखना होगा कि वो फ्रॉड नहीं करेगा और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा अपने क्लाइंट के साथ। यानी कि कभी कोई हो चीज़ कुछ और, वो बताए कुछ और कुछ फ्रॉड हरकतें कर दे अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि उसकी ड्यूटी है ये कि उसे गुड फेथ ही रखना होगा। और डिस्क्लोज मटेरियल इफेक्ट्स, मतलब एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन कंपनीज ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिस्क्लोज। हमारी कंपनी क्या करती है, जो भी कोई उसकी फाइनेंशियल काम होते हैं ना, वो उनको डिस्क्लोज करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये प्रमोटर का काम रहेगा कि वो कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी का, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हो रही है, उसको डिस्क्लोज करे। ये उसकी ड्यूटी होती है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना। शुड नॉट गेन पर्सनल प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज एक्सपेंस, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी में दिखा दे कि कंपनी का एक्सपेंस है और उसे प्रॉफिट हो रहा है। वो इंडिविजुअल प्रॉफिट यानी कि पर्सनल प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता कंपनी से। हैंड ओवर बेनिफिट, एनी सीक्रेट प्रॉफिट मेड मस्ट बी सरेंडर टू द कंपनी। अगर कोई भी ऐसा सीक्रेट प्रॉफिट उस प्रमोटर को मिल रहा है कोई भी डील कराने में, या उसका कोई भी क्लाइंट उसे एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है, तो उसे क्या करना होगा, एनी सीक्रेट प्रॉफिट, कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट को मस्ट भी सरेंडर करना होगा कंपनी को, क्योंकि वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, कंपनी की वजह से। तो उसको सारा अमाउंट वो सरेंडर करना पड़ेगा कंपनी को। ये सारी थी हमारी ड्यूटीज़ एक प्रमोटर की। नेक्स्ट क्या होता है, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहले मिस रिप्रेजेंटेशन, लाइबल फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब भी हम कुछ शेयर्स वगैरह इशू करते हैं ना, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है। अगर उसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट है तो किसकी गलती मानी जाएगी, सबसे पहले आके ऑफिसर्स किसको पकड़ेंगे, प्रमोटर्स को पकड़ेंगे कि भाई तुम्हारी गलती थी, तुमने चेक क्यों नहीं करा, और ये जो भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है इस प्रोस्पेक्टस में, इसकी गलती किसकी है, प्रमोटर्स की। सीक्रेट प्रॉफिट, मस्ट रिटर्न एनी सीक्रेट प्रॉफिट अर्न, यानी कि अगर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट हो रहा है तो उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा। फेलियर टू कंप्लाई विद लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनल्टीज इफ़ लीगल प्रोसीजर आर नॉट फॉलो। कंपनी में कोई भी अगर ऐसा लीगल प्रोसीजर है जो कंपलसरी था होना और वो नहीं हुआ, तो कौन लायबल हो जाएगा, फिर से हमारा प्रमोटर। नेक्स्ट क्या आता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इफ़ फाउंड गिल्टी और फ्रॉड, if found guilty of fraud they may face legal penalties और compensation claim। यानी कि अगर कोई भी गिल्टी या कोई फ्रॉड हमारी कंपनी में पाया जा रहा है तो क्या होगा, फेस करनी पड़ेंगी लीगल पेनल्टीज और कंपनसेशन क्लेम्स। किसको, प्रमोटर्स को। ये सारी उसकी लाइबिलिटीज बन जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा इस चैप्टर का ओवरऑल कंक्लूजन। द कंपनीज एक्ट 1956 प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग इंडियन बिजनेस, यानी कि हमारे इंडिया में जितने भी बिजनेस हो रहे हैं उस सबको क्या करता है, रेगुलेट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इट क्लासिफाइड कंपनीज, डिफाइंड लीगल प्रोसीजर्स एंड प्रोटेक्टेड शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। द रोल ऑफ प्रोमोटर्स पढ़ा हमने, नेम अप्रूवल पढ़ा, एंड लीगल ऑब्लिगेशन इंश्योर्स अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर कंपनी फॉर्मेशन। However, due to outdated provision, it was replaced by the Companies Act 2013. कुछ हमारे ऐसे आउटडेटेड प्रोविजंस थे जो हमने किससे रिप्लेस करे, कंपनीज एक्ट 2013 से, विच इंट्रोड्यूस मॉडर्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। क्लियर। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट यूनिट के लिए। ये इस तरीके की कंपनी लॉ की सीरीज़ आगे जब भी पढ़ पाएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। ओके बाय।